हाँ तो बच्चों लेकर के आ गए हूँ आप लोगों के लिए वन शॉट बायोमोलिक्यूल्स 20 मिनट्स के अंदर फिनिश्ड इट। सारा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। एंड रियली सॉरी मेरे बच्चों, थोड़ा सा मैं लेट हो गया वीडियो को अपलोड करने में। एक्चुअल बच्चों इस वीडियो को बनाने में मुझे थोड़ा वक्त लग गया, 20 मिनट्स में अरेंज करने में थोड़ा सा वक्त लग गया, इसलिए बच्चों थोड़ी सी मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन हाँ आ गया हूँ, खत्म करके रहूंगा बहुत अच्छे से। आप लोग देखो सारा कंसेप्ट इसके अंदर फिनिश करके रहूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ तो मेरे बच्चों मैंने इस चैप्टर को प्रोटीन से उठाया है क्योंकि प्रोटीन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, इसलिए बच्चों यहां से मैंने उठाया है। प्रोटीन आर द पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स। याद रखना बच्चों, प्रोटीन जो है वो पॉलीमर्स होते हैं एमिनो एसिड्स के। अभी आगे जाकर के बताऊंगा आप लोगों को मिनिमम कितने पॉलीमर्स मतलब एमिनो एसिड्स होने चाहिए प्रोटीन के अंदर। एक्चुअल बच्चों प्रोटीन आर द पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स। फॉर्मूला देखो एमिनो एसिड्स का, नाम देखो एमिनो। एमिनो मतलब NH2 ग्रुप, याद रखना। एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, याद रखना। इसमें एक वैलेंसी H होगी, एक R होगा। R क्या होगा? कोई भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल। ध्यान से समझना, ये वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं आप अपने 3 सिलेबस में याद रखो। H होगा तो इसका नाम ग्लाइसिन हो जाएगा, मतलब R की जगह रिप्लेस करके अगर H लगा दिया तो ग्लाइसिन। CH3 लगा दिया तो बन जाएगा एलानिन, और अगर OH लगा दिया तो बन जाएगा सीरीन। बहुत अच्छे से दिमाग के अंदर रखना, ये दोनों बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। बच्चों आप अगर ध्यान से देखो, ये एक कायरल कार्बन है। कौन सा कार्बन है? कायरल कार्बन। दिस कार्बन इज नोन एज बच्चों कायरल कार्बन। ठीक है, कौन सा कार्बन? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से हो। इससे देखो अलग ग्रुप है, इसमें देखो अलग ग्रुप है, इसमें देखो अलग ग्रुप है, इसमें देखो अलग ग्रुप है, ऐसे कायरल कार्बन। दैट्स व्हाई बच्चों इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है जी, ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि ऑप्टिकली एक्टिव एमिनो एसिड्स क्यों होते हैं, तो आप कह सकते हो बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, है ना, इन काय से बच्चों अरेंज्ड अटैच टू द कार्बन। याद रखना बच्चों इस चीज के लिए, बहुत बढ़िया बात। दूसरी चीज बच्चों बहुत अच्छे से एक चीज ध्यान रखना, ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ज्वाइटाराइन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ज्वाइटाराइन, जरा ध्यान से देखो। ये वाला जो H दिख रहा है आपको, ये H इसके पास चले जाता है। बस ये देखो, इसने नेगेटिव कर लिया और इसके ऊपर एक H एक्स्ट्रा आ गया तो NH3 प्लस हो गया। इसको हम लोग ज्वाइटाराइन बोलते हैं। कौन सा आयन बोलते हैं? ज्वाइटाराइन। वेरी गुड, इसको आप लोग नोट डाउन करो। हाँ तो मेरे बच्चों ऑल एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। अभी सर ने बताया था क्यों होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, बिकॉज इनके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, सारी वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से होती है। उसके बच्चों एक्सेप्शन हर जगह होता है, केमिस्ट्री में आपको पता है। एक्सेप्शन में बच्चों यहाँ पर आता है ग्लाइसिन, ध्यान रखना। एक्चुअली में अभी सर ने बताया था ना प्रीवियस, उसमें देखना थोड़ी स्लाइड में, R की जगह अगर हम H रखते हैं यहाँ पर तो वो ग्लाइसिन बन जाता है। देखो जरा दोनों H सेम आ गए तो ये कायरल कार्बन नहीं बना। दैट्स व्हाई बच्चों ये क्या हो जाता है, इसका एक एक्सेप्शन, याद रखना। उसके बाद बच्चों कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल वो होते हैं जिन्हें हमें कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी जिनको नहीं बनाती, हमें बाहर से गेन करने पड़ते हैं, उनको हम एसेंशियल कहते हैं। नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, हम अपनी बॉडी से ही बना लेते हैं। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, जरा ध्यान से देखो। एमिनो एसिड कब एसिडिक होंगे, कब बेसिक होंगे, कब न्यूट्रल होंगे? सिंपल सी बात, अगर COOH सबसे ज्यादा आ रहे हैं तो वो एसिडिक, NH2 ग्रुप सबसे ज्यादा आ रहे हैं बेसिक, और दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब न्यूट्रल। बच्चों कौन से एग्जांपल्स हैं, जरा एग्जांपल याद रखना। यहां पे लिख देता हूं एग्जांपल। बच्चों ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, वैलिन, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए जी। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाली बच्चों, इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। कुछ एरोमेटिक एमिनो एसिड्स हैं बच्चों जिनको आपको याद रखना है। टायरोसिन, उसके बाद बच्चों फिनाइल एनालिन, उसके बाद है बच्चों ट्रिप्टोफान। ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों आपकी कुछ प्रोटीन कब बन सकता है, मिनिमम कितना नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स अटैच होना चाहिए। तो यहां पर उन्होंने बोला है कि लगभग 100 से ज्यादा, 100 या फिर 100 से ज्यादा एमिनो एसिड्स अगर एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं तो बच्चों क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। उस लिंकेज को क्या बोलते हैं, जरा ध्यान देना, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मींस एमिनो एसिड्स एक दूसरे से जब लिंक्ड होते हैं तो कौन से बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ध्यान रखना बहुत अच्छे से। उसके बाद बच्चों इसका मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए लगभग 10,000 यूनिट से ज्यादा, बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। ठीक है, लेकिन वही बात, एक्सेप्शन हर जगह। इंसुलिन एक ऐसा आपका वो है प्रोटीन है जिसमें बच्चों आपके पास 51 क्या होते हैं बच्चों? एमिनो एसिड्स होते हैं। एक्सेप्शन हर जगह पर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। सिंपल सी चीज, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। अगर आप प्रोटीन का फिजिकल और केमिकल चेंजेस करते हो तो प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड में, उसके ग्लोब्यूल्स में, या फिर उसके स्ट्रक्चर में क्या आता है बच्चों? चेंजमेंट आता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन।
फिजिकल में आप लाइक उसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, केमिकल में लाइक उसकी आप पीएच वैल्यू यानी कि एसिडिक, मोर बेसिक, न्यूट्रल बना सकते हो, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, इन चीजों में डिस्टर्बेंस आती है। इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मेरे बच्चों टाइप्स ऑफ प्रोटीन, जिसमें बच्चों फाइब्रस और ग्लोब्यूलर आ चुके हैं बच्चों। इसको आप बच्चे बहुत अच्छे से देखिए क्या है ये बच्चों। पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है रन्स पैरेलल, यहाँ पर पैरेलल रहती हैं। उसके बाद वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, कौन सी होती है, केराटिन और मायोसिन। उसके बाद बच्चों अगर आप बात करते हैं ग्लोब्यूलर की, उसमें पेप्टाइड चेन जो होती है वो क्वाइल्ड होती है, मींस इस तरीके से हेलिक्स स्ट्रक्चर की। इसमें बच्चों क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होते हैं, इंसुलिन और एल्बुमिन जो होते हैं इसके एग्जांपल्स होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करो, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, क्वाटरनरी है, ठीक है। वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं इसके पास, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड जैसा यानी कि शीटेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। अल्फा हेलिक्स में बच्चों क्या होता है, क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक है जी, इस तरीके का। बीटा शीटेड में क्या होता है, शीटेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है जी, इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद बच्चों थर्ड डिग्री की अगर आप बात करते हो, फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंड स्ट्रक्चर, मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ही आप क्या कर सकते हो, इसका इसी को फोल्ड कर दो आप, तो आपको क्या मिल जाता है बच्चों, थर्ड डिग्री। और ये बच्चों एक 3D अरेंजमेंट होता है बच्चों, स्पाटियल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है जी, नोट कीजिए। हाँ तो मेरे बच्चों यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, ऑल एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। आप याद रखिएगा जितने भी टाइप के एंजाइम्स होते हैं वो सब ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं, याद रखना है एमसीक्यू के लिए। उसके बाद बच्चों कार्बोहाइड्रेट की स्टार्टिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। अगर आप बात करो, ये मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, ठीक है बच्चों। कार्बोहाइड्रेट के मतलब मोनोसेक्राइड यानी कि जिनको आप पानी में डालो तो ये डिसोसिएट ना हो अपने से छोटे यूनिटों में, लेकिन हाइड्रोलाइज आप ओलिगो को करोगे तो 2 से लेकर 10 बड़े लार्ज यूनिट देंगे बच्चों। और पॉलीसेक्राइड की एक खास बात होती है कि हाइड्रोलाइज करेंगे इनटू मैनी यूनिट्स में। जैसे बच्चों यहाँ पर स्टार्च आ जाता है, ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो सुक्रोज आ जाता है, ठीक है जी, और यहाँ पर जो है बच्चों को ग्लूकोज और फ्रक्टोज आ जाता है, ठीक है जी, याद रखेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, बहुत बढ़िया बात याद रखिए, ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट मेरे बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर देखा गया है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। रिड्यूसिंग जो आपको टॉलेंस रिएजेंट को और फेलिंग रिएजेंट को आपका चेंज कर सकते हैं बच्चों, रिड्यूस कर सकते हैं। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एक्सेप्ट कौन बच्चों, सुक्रोज। टॉलेंस रिएजेंट आपको पता होना चाहिए कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन पता होना चाहिए, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आप लोगों को ये चीज, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। और ये आपका फेलिंग सोल्यूशन ए होता है और फेलिंग सोल्यूशन बी होता है। आपको पता है जैसे था, बताइए बच्चों, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और ये वाला होता है आपका सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इनको अगर बच्चों रिड्यूस कर दें तो कौन है, रिड्यूसिंग, और नहीं करें तो कौन है, नॉन रिड्यूसिंग, जिसमें सुक्रोज आता है, इसमें सारे आते हैं बस सुक्रोज को छोड़कर, ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा। हाँ तो मेरे बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स को अगर देखा जाए टेस्ट और सॉल्युबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप देखोगे तो शुगर होता है वो स्वीट इन टेस्ट,
सॉल्यूबल इन वाटर। मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड जितने भी होते हैं वो आपके शुगर के अंदर आते हैं। नॉन शुगर की अगर आप बात करते हो बच्चों, नॉट स्वीट होती है, नॉट सॉल्यूबल होती है, पॉलीसैकेराइड्स होती है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर आप मोनोसैकेराइड की बात करते हो तो हैविंग फ्री एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है उनके पास तो एल्डोज बोलते हैं, कीटोनिक ग्रुप है उनके पास तो कीटोज बोलते हैं। एक्चुअल बच्चों इनके एग्जांपल्स याद रखना, ग्लूकोज और राइबोज होता है, इसका एग्जांपल याद रखना फ्रक्टोज और राइबोलोज होता है। बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट मेरे बच्चों आता है पॉलीसैकेराइड। बच्चों ये आप जरा ध्यान से देखो, होमो और हेट्रो की फॉर्म में डिवाइड है। अगर आप होमो की बात करते हो तो सेम यूनिट से जो बने होते हैं, यानी कि सेम यूनिट जो जुड़ती चली जाती है, जैसे सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है। इसमें आप जब इनका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी तो सारे सेम यूनिट के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। यहां पर क्या होगा, हेट्रो मींस डिफरेंट, यानी कि सारे अलग अलग। स्टार्च की अगर बच्चे बात करो तो एमाइलोज होता है और एमाइलोपेप्टेन होता है बच्चों, जिसमें आप एमाइलोज में देखोगे तो 15 से 20% आपको स्टार्च मिलेगा, लगभग 85% आपको स्टार्च इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसको आप नोट डाउन कीजिए। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट है बच्चों ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन बच्चों क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए बच्चों, कहाँ कहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो बच्चों इसको कॉल्ड कहते हैं एनिमल स्टार्च, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और ये प्रेजेंट होता है बच्चों लिवर में, मसल्स में एंड ब्रेन में, ध्यान रखिएगा बच्चों। उसके बाद बच्चे बात करते हैं स्टार्च की और सेलुलोज की, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्टार्च की एक खास बात होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है और I2 के साथ हेलिकल स्ट्रक्चर पोर्शन में डिवाइड होता है, मतलब साथ में जुड़ता है। और स्टार्च I2 के साथ आप ध्यान रखना ब्लू कलर का, मतलब ब्लू कलर का एक तरीके से सॉल्यूशन देता है, ठीक है जी। आप सेलुलोज की बात करो तो जो ये करता है वो बिल्कुल भी नहीं करता है, हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, I2 के साथ होल्ड नहीं करता है, ध्यान से इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों लिंकेज कंफ्यूजन। लिंकेज कंफ्यूजन का मतलब ये होता है कि भाई माल्टोज कैसे बनता है, तो भाई अल्फा ग्लूकोज जब बनते हैं तो क्या बनता है, माल्टोज बनता है। लैक्टोज के लिए क्या होता है, बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज, यानी कि इनकी जो नेगेटिव फॉर्म्स होती हैं वो आपस में कंबाइंड होती हैं और क्या बनाती हैं, लैक्टोज बनाती हैं। सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज भी मिलता है, फ्रक्टोज भी मिलता है, आपस में कंबाइंड होते हैं और क्या बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं। स्टार्च की दोनों अलग अलग चीजें, मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में पढ़ाया था, एमाइलोज होता है, एमाइलोपेप्टेन होता है, इसमें ओनली अल्फा ग्लूकोज होता है, इसमें बीटा, इसमें भी अल्फा ही ग्लूकोज होता है, ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम सेलुलोज की बात करते हैं, सेलुलोज में ओनली बीटा ग्लूकोसिस होता है और ग्लाइकोजन में जो होता है उसमें अल्फा ग्लूकोसिस होता है, याद रखना है, बहुत अच्छे से नोट डाउन कीजिए। हाँ जी तो बच्चों नेक्स्ट इज बॉन्ड कंफ्यूजन। क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, प्रोटीन पेप्टाइड लिंकेज, यानी कि ये एक दूसरे के साथ कैसे बाउंड होते हैं, आप समझ रहे हो ना। यहाँ पे बनती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यहाँ पे बनती है पेप्टाइड लिंकेज, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, पूछी जा सकती है पेपर में और पूछी भी जाती है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों। न्यूक्लिक एसिड बच्चों अगर देखा जाए तो 3 तरीकों से क्लासिफाइड है। एक तो नाइट्रोजनस बेस, जिसको आप डीएनए और आरएनए में कंसीडर करते हो। उसके बाद बच्चों पेंटोज शुगर हो जाती है और उसके बाद बच्चों क्या हो जाता है, आपके पास फॉस्फेट ग्रुप्स हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों जी, ठीक है। अभी बनाना सिखाऊंगा आप लोग को डीएनए और आरएनए, ठीक है। देखो थोड़ा सा वेट जरूर किया लेकिन उसका थोड़ा सा हम लोग के लिए बेनिफिट मिलेगा, ठीक है जी। तो वही चीज है, इसको पहले सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए। हाँ जी तो बच्चों नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ध्यान रखना बच्चों। 3 तरीकों से क्लासिफाइड किया है मैंने, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस की फॉर्म में, पेंटोज शुगर की फॉर्म में एंड फॉस्फेट ग्रुप्स की फॉर्म में, ठीक है जी। इस तरीके से बच्चों ये अरेंज होती है। इसमें क्या होते हैं बच्चों, नाइट्रोजनस बेसिस में प्यूरिन्स आता है एंड प्रिमिडीन्स आता है, ठीक है। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों आपके पास, नाइट्रोजनस बेसिस, याद रखेंगे आप, नाइट्रोजनस बेसिस लगे होते हैं। पेंटोज शुगर लगी होती है, जहां पे राइबोस का काम आप ले सकते हो, जहां पे राइबोस का नाम आप ले सकते हो, और फॉस्फेट ग्रुप्स लगे होते हैं PO4 इस तरीके के, ठीक है जी, ये लगे होते हैं। इसमें बच्चे 2 चीजें होती हैं, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोटाइड। अगर ये तीनों चीजें कंबाइंड हो जाएं तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। अगर सिर्फ ये और क्या कहते हैं आपका बेस, सिर्फ ये 2 चीजें अगर रहें तो बच्चे क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। नोट करके इसको अच्छे से रखिए। हाँ जी तो मेरे बच्चे डीएनए कब होगा, जब AGCT होगा, यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमीन, ध्यान रखिएगा। और आरएनए कब होगा, जब एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा और यूरेसिल होगा। बस इसको रिप्लेस करना है नाइट्रोजनस बेस में, बाकी आपका सारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा, यही डीएनए और आरएनए होंगे, ठीक है बच्चों, नोट कीजिए। हाँ तो नेक्स्ट मेरे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लूकोज टेस्ट किस तरीके का, मतलब मैं यहाँ पर 6 कार्बन टेस्ट बताऊंगा, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप बताऊंगा, कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंट भी बता देंगे, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं ये भी बता देंगे, प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल ग्रुप होता है इसके पास, ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो इसका,
ध्यान से, जैसे CHO होता है, CHOH होता है, CHOH होता है, CHOH होता है, CHOH होता है और लास्ट में CH2OH होता है। ठीक है जी, ये प्राइमरी अल्कोहल होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रेजेंट 1 डिग्री अल्कोहल डालने के लिए आपको ऑक्सीडेशन करा देना होगा नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है जी, ग्लूटानिक एसिड बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो ये प्रेजेंस हो जाएगी कि भाई इसके पास एक प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप होता है। उसके बाद बच्चों 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए आपको एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ इसको डाल देना है। एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ आप जैसे ही डालोगे आपको पता लग जाएगा कि इसके बाद 5 हाइड्रोक्सिल यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद होते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप का टेस्ट करने के लिए इन्होंने ब्रोमीन वाटर भी डाल दिया है और साथ ही साथ इन्होंने SCHO भी डाल दिया। दोनों में से आप चेक कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा इनके पास कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि CHO मौजूद होता है। और अगर 6 कार्बन टेस्ट करते हो आप HI के साथ डाल दीजिए, आपको N हेक्सेन इसका मिल जाएगा। तो ये बच्चों नोट कर लीजिए। तो लास्ट टॉपिक इज विटामिन और ये चैप्टर ओवर। ठीक है बच्चों, विटामिन को ध्यान रखना हमारी बॉडी के लिए भी जरूरी है और कुछ एसेंशियल है कुछ नॉन एसेंशियल है। पहले देखते हैं फैट सॉल्यूबल कौन से होते हैं। A, D, E और K। A, D, E और K जो है वो फैट सॉल्यूबल होते हैं और जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं वो याद रखा करो, B के B1, B2, B6 एंड B12 और C ध्यान रखना है। कुछ के मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, कुछ से होने वाली या उनकी कमी से होने वाली डिसीजेस के नाम है जिनको आपको याद रखना है। ए से रेटिना, ए का नाम है रेटिना, B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B6 आपको पायरोडोक्सिन, B12 कोबालमीन, C एस्कॉर्बिक एसिड एंड D कैल्सीफेरॉल। होने वाली बीमारी यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा और ये चैप्टर भी आपका ओवर। आई एम रियली सॉरी बच्चों लेट होने के लिए, बट बच्चों मैंने पूरी कोशिश की इसको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की और मतलब आपके लिए जितना मेरे से हो सकता था मैंने करने की कोशिश की इन 20 या 22 मिनट्स अराउंड। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन ऑल द बेस्ट, अच्छे से लगो, अपने दोस्तों में फैला दो वीडियो को। ठीक है।